चीन, जापान समेत 5 देशों में कोरोना वायरस के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस सिलसिले में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा है। बता दें कि दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं। खासकर अमेरिका, ब्राजील, चाइना, कोरिया और जापान में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इससे केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए सतर्क रहने को कहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी। लोकसभा में नियम 193 के तहत ड्रग्स की समस्या पर चर्चा चल रही है। देश में नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार के कदमों पर मंगलवार को चर्चा हुई। आज इस मुद्दे पर आगे की चर्चा होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज इस पर जवाब देंगे। शाह आज देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा पर जवाब देंगे। बता दें कि मंगलवार को प्राकृतिक मादक पदार्थों पर हुई चर्चा में बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस दोबारा अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी भी जनता के बीच जाकर एक सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी छवि को मजबूत करने में लगे हैं। उम्मीद है कि आज होने वाली कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा और इस पर देश भर से आई प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा होगी और उसी के मुताबिक आगे की रणनीति तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 105वां दिन है। आज तड़के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा में प्रवेश किया। यात्रा ने आज नूह के मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश किया। भारत जोड़ो यात्रा रात में अकेदा में रुकने से पहले अनाज मंडी, नसीरबास और भादसा नगीना से गुजरेगी। गुरुग्राम में सोना स्थित अंबेडकर चौक पर शाम का विश्राम करने से पहले नूह के घसेरा गाँव से गुजरेगी। यहाँ यात्रा के पहले चरण का समापन 23 दिसंबर को होगा। यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस एक साथ दिखाई दे रही है। हरियाणा में 3 दिन चलने के बाद यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। राजस्थान की अलवर रैली में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए बयान पर मंगलवार को संसद में भारी बवाल हुआ। राज्यसभा में बीजेपी नेताओं ने खड़गे की भाषा को अभद्र बताते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा, लेकिन खड़गे ने दो टूक कह दिया कि वो कतई माफी नहीं मांगेंगे। खड़गे के बयान के बहाने आजादी के आंदोलन के नायकों पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि ये कांग्रेस वो नहीं है जिसने आजादी दिलाई थी। कांग्रेस नेता अजय राय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए लटके झटके वाले बयान पर अब भी कायम है। मंगलवार को अजय राय ने स्पष्ट कह दिया कि वो अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए ललकारा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अजय राय के बयान को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साध दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लटके झटके वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। बिहार में 80 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले शराब कांड पर मंगलवार को लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। जेडीयू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को बिहार भेजने पर ऐतराज जताया, इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बताया। तो वहीं जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का वक्त आ गया है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की। बिहार में नकली शराब से हुई मौतों और उनकी जांच में एनएचआरसी की टीम को बिहार भेजे जाने पर जोरदार हंगामा हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने एनएचआरसी टीम को बिहार भेजने पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाकर मंगलवार को विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनएचआरसी की टीम पर एजेंडे के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एनएचआरसी की टीम बिहार आई है, क्या वैसे ही मध्य प्रदेश भी गई थी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी की टीम यहां आई नहीं बल्कि भेजी गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड के बीच ये छात्र सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन कर सरकार से परीक्षा में एक और मौका दिए जाने की मांग की। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में आयु सीमा में छूट की मांग की। विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो संसद तक पैदल मार्च करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में राजेंद्र नगर के साथ साथ मुखर्जी नगर और मुनीरका में रह रहे छात्रों ने भी हिस्सा लिया। उत्तर भारत में सर्दी के साथ साथ कोहरे का सितम शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी कम रही, तो कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के चलते जहां 48 ट्रेनें लेट हो गई हैं, वहीं एयरपोर्ट पर विमानों के पहिए थम गए हैं। इससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है।
कोहरे की स्थिति को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक या कोहरा साफ होने तक यूपी रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की बसों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज से स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। कोहरे की वजह से पंजाब के स्कूल आज से सुबह 10 बजे खुलेंगे, जबकि स्कूलों की छुट्टी पहले से निर्धारित समय के मुताबिक ही होगी। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। ये आदेश सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। घने कोहरे के चलते स्कूली छात्रों और टीचरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आज प्रदेश बीजेपी धर्मशाला में विधायक दल की बैठक करेगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा। इस बैठक में जो भी नेता चुना जाएगा वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी, ताकि 2024 में इस समीकरण से पार्टी को फायदा हो सके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र से पहले बीजेपी को विधायक दल के नेता को चुनना है। विश्व हिंदू परिषद आज से 31 दिसंबर तक पूरे देश में धर्म रक्षा अभियान चलाने जा रही है। वीएचपी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि धर्म रक्षा अभियान का उद्देश्य है केवल छल कपट, लालच या बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण के प्रति लोगों को जागरूक करना ही नहीं, बल्कि देश को इस कलंक से मुक्त करने का प्रयास भी है। इस अभियान के दौरान हवन यज्ञ, कथा प्रवचन, शोभा यात्राएं और पद यात्राओं के जरिए महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया है। आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2011 के बाद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ 300 पॉइंट्स जुटाए हैं। इनमें से चर्चा के लिए 51 पॉइंट्स का चयन किया गया है। चर्चा के लिए पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक, ईओडब्ल्यू की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल में नए साल पर आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री मेले की तैयारियों को लेकर कई आदेश दे सकती हैं। सीएम इस समीक्षा बैठक में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से लेकर इलाज तक के मुद्दों पर चर्चा करेंगी। बैठक में मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा 18 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कोलकाता नगर निगम के आयुक्त और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई आज एपेक्स काउंसिल की मीटिंग करेगा। मीटिंग में बीसीसीआई चीफ रोजर बिन्नी के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और नई चयन समिति की नियुक्ति के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। वहीं तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचों और कप्तानों के बारे में भी बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है, जो वर्चुअल तरीके से होगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम को टी20 फॉर्मेट में नया कोच मिल सकता है। बिहार की नीतीश सरकार बिहार पुलिस महकमे में 75,543 नई नियुक्तियां करने जा रही है। मंगलवार को ही नीतीश कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रति 1 लाख की आबादी को पुलिस की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। इसके बाद सीधी नियुक्ति के 48,447 पद और द्वितीय चरण के 19,288 पद समेत कुल नियुक्ति के 48,447 पद और द्वितीय चरण के 19,288 पद समेत कुल 67,735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही डायल 112 मिलाकर 75,000 से अधिक नए पदों की स्वीकृति दी गई है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को ही सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी है। इससे पहले लखनऊ बेंच में जस्टिस डी.के. उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की बेंच में इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया तो जनवरी में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो चुनाव अगले साल अप्रैल मई तक टाले जा सकते हैं।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की मांग से जुड़े मुकदमे की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने बहस पूरी की थी, जिसकी पोषणीयता पर अंजुमन इंतजामिया की आपत्ति निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति जे मुनीर ने इस मामले में आज सुनवाई का आदेश दिया था। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में तय हो जाएगा कि अनिल देशमुख जेल से बाहर आएंगे या कुछ और दिन उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि सीबीआई केस में देशमुख को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने स्टे देते हुए सीबीआई को 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट जाने की मोहलत दी थी। आज 10 दिनों की डेडलाइन खत्म हो रही है और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट बंद होने का हवाला देकर 10 दिन का और समय चाहती है। ऐसे में कोर्ट सीबीआई को 10 दिनों का समय देगी या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। यूपी के लखनऊ से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गोमती नगर रिवर फ्रंट स्थित कुकरेल नाले के पास एक कार स्लिप होकर नदी में चली गई। वहीं नदी में डूबते ही 2 युवक स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह बचकर निकल आए, लेकिन एक युवक और डॉगी नदी में डूब गए। बता दें, कार में 4 लोग सवार थे जो रोजाना डॉगी को टहलाने आते थे जब ये दुखद हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में डॉगी की भी मौत हो गई। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से एक युवती समेत 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बिहार के छपरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मढ़ौरा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक मकान से विदेशी शराब और स्पिरिट बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक जिस मकान से शराब बरामद हुई है वो मकान एक जदयू नेता का बताया जा रहा है, जिसमें सरोज महतो और पूजा देवी बतौर किराएदार रहती थी। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की, जहां छापेमारी में पुलिस ने टेट्रा पैक शराब की 60 पैकेट और 3 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 लीटर स्पिरिट बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई के वसीपुर नाइकपाड़ा इलाके में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने एक शख्स पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी से आते हैं और जानबूझकर एक गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, फिर कार ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। बता दें, जिस शख्स की पिटाई की गई है उसका नाम दादू है। वहीं पिटाई के बाद दादू को जख्मी हालत में हमलावर अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बाईपास रोड पर सेक्टर 29 के नजदीक खोदे गए पुल निर्माण के लिए गड्ढे में बाइक सवार के गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें सभी को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें, एक महिला सहित 3 बाइक सवार शादी समारोह में जा रहे थे जब ये दुखद हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। वहीं घायलों को समय रहते ट्रैफिक पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देर रात सेक्टर 29 बाईपास रोड पर रॉन्ग साइड शराब पीकर चला रहे कार सवार के साथ पुलिस की झड़प की घटना सामने आई है। बता दें, ट्रैफिक पुलिस का नाका लगा हुआ था, तभी एक कार पुलिस को रॉन्ग साइड आती दिखाई दी, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो शराबी कार को शराब के नशे में तेजी से भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवा लिया। वही इस घटना के बाद कार सवार ने पुलिस के साथ जमकर बवाल काटा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के रोहतक में करीब 16 साल पहले हुए करौंदा कांड में जिला अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें सतलोक आश्रम करौंदा के संचालक रामपाल को बरी कर दिया गया है। बता दें, 2006 में आश्रम में हिंसा हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 64 लोग घायल हुए थे। हत्या, जानलेवा हमला करने और विभिन्न अन्य धाराओं के तहत दर्ज केस में सतलोक आश्रम करौंदा के संचालक रामपाल सहित 33 लोग नामजद थे। वहीं रामपाल समेत 23 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि 3 लोगों को 2-2 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बाकी लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी है, जहां ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी के करीबी सफेदपोश के नाम उजागर हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना ईडी के पास है, जिसमें कई सफेदपोश लोगों के लेन देन की बात सामने आई है। जल्दी ईडी की टीम इन सभी लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें, मुख्तार अंसारी और उनके परिवार वालों की नामी बेनामी संपत्तियों के अलावा सरकारी ठेके लेने वाली प्रमुख कंपनियों को लेकर भी ईडी पूछताछ कर रही है।